हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोरिलेशन एनालिसिस को, कि एसपीएसएस के अंदर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी। जैसे नॉर्मली हम मैनुअली कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं, यानी कि आर की वैल्यू निकालते हैं। अगर सैंपल डेटा हो तो उसको आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। और अगर पॉपुलेशन डेटा हो तो उसको हम डिनोट करते हैं रो के साथ। ठीक है। बहरहाल वो तो मैनुअल डिस्कशन है, हम उसको एसपीएसएस में सिर्फ देखेंगे यहाँ पे। आर के हवाले से ये है कि कोरिलेशन में या तो आंसर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, या फिर नेगेटिव कोरिलेशन होगा, या नो कोरिलेशन होगा। वेरिएबल्स को हम देखते हैं कि वो कितना कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। नो कोरिलेशन। इसकी रेंज जब आती है तो रेंज, आर की रेंज होती है -1 से लेके -1 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन और इक्वल टू +1। ठीक है। अगर पॉजिटिव आंसर आता है, जैसे लेट्स सपोज आर आ गया हमारे पास 0.96, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है, यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज होता है। और अगर आंसर नेगेटिव फॉर्म में आता है, जैसे -0.85, तो नेगेटिव कोरिलेशन होता है, मींस दैट एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है। और अगर आर की वैल्यू 0 आ जाए या वेरी क्लोज टू 0 आ जाए तो इट मींस के नो कोरिलेशन है। तो इसमें हम देखते हैं कि वेरिएबल की आपस में रिलेशनशिप कितनी है। इज देयर एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स? तो इसको हमने जस्ट एसपीएसएस में देखना है। इसकी डिटेल फॉर्म जो है, मैनुअल फॉर्म, वो उसका लिंक मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी ने डिटेल के साथ इसको सही तरीके से चेक करना हो मैनुअल कैलकुलेशन के साथ, तो वो फिर वो वाली वीडियो देख ले। तो हम आते हैं एसपीएसएस की फाइल की तरफ। एक डेटा हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया है काफ़ी बार। दूसरा, आप ये जहन में रखो कि जो कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन के दो मेथड्स है हमारे पास। एक पेयरसन कोरिलेशन है और एक स्पीयरमैन के नाम से है। जो ये वाला कोरिलेशन कोएफिशिएंट है ना, पेयरसन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये वाला अप्लाई होता है जब डेटा नॉर्मल हो, फॉर नॉर्मल डेटा। डेटा की नॉर्मलिटी कैसे चेक होती है वो हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है डिटेल के साथ। और जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है, ये अप्लाई होता है जब डेटा नॉर्मल ना हो या रैंक डेटा हो, नॉन नॉर्मल डेटा के लिए। ठीक है। या ऑर्डिनल और रैंक डेटा। ये सारी चीजें जो है ना, ऑर्डिनल डेटा क्या है, कौन सा है, ये हमने प्रीवियस डिस्कस किया हुआ है लेक्चर्स में। डेटा की नॉर्मलिटी कैसे चेक होती है वो बहरहाल हम इसमें रिवाइज भी कर देंगे, और प्रीवियस लेक्चर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो जो पेयरसन कोरिलेशन है वो यूज होता है फॉर द नॉर्मल डेटा, और इसके अंदर दोनों वेरिएबल जो है वो स्केल वेरिएबल होते हैं। ठीक है। यानी कि कंटिन्यूस वेरिएबल होंगे, दैट कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली। और ये जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है, इसमें डेटा ऑर्डिनल होता है, ठीक है, और या कंटिन्यूस होता है। लेकिन कंटिन्यूस के साथ साथ ये नॉन नॉर्मल होगा। ठीक है, तब जाके हम स्पेयरमैन कोरिलेशन अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई होगा? तो हम आते हैं यहाँ पे अपनी फाइल की तरफ। ये हमारे पास एक मॉडल था प्रीवियस,
जिसमें हम देखते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है, और हमने साथ में इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को लिया है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, और क्रिएटिव राइटिंग टास्क है। ठीक है। और हम लेट्स सपोज अब अगर सिर्फ कोरिलेशन स्टडी देखे इसके लिए, तो हम इसमें लिखेंगे कि इज देयर एनी रिलेशनशिप exist between innovative teaching methods and student performance? Is there any relationship exist between the presentation and student performance? Is there any correlation between group discussion and student performance? मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन तक ही इसको रखते हैं। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस का हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल मौजूद है, और साथ में आईटीएम, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे वेरिएबल हमने कंप्यूट कर दिए हुए हैं, और ये अब यहाँ पे स्केल की फॉर्म में या क्वांटिटेटिव की फॉर्म में मौजूद है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोरिलेशन अप्लाई होता है किस पे, कंटिन्यूस वेरिएबल पे। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि चलो सबसे पहले तो हम इसकी नॉर्मेलिटी चेक करते हैं कि डेटा नॉर्मल हो, तो फिर हम उसके ऊपर पेयरसन अप्लाई करेंगे, अदरवाइज पेयरमैन अप्लाई होगा। तो आपने सबसे पहले नॉर्मलिटी चेक करने के लिए जाना है एनालाइज पे, देन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लोर को क्लिक करना है, और ये क्लिक करने के बाद हम इसके अंदर ना सिर्फ स्टूडेंट परफॉर्मेंस और साथ में प्रेजेंटेशन या क्रिएटिव राइटिंग टास्क ले लेते हैं। बस ये दो वेरिएबल चेक कर लेते हैं डेटा नॉर्मलिटी के लिए, और फिर हम इसकी कोरिलेशन देखते हैं। आप ये सारे भी चेक कर सकते हो, बहरहाल वो प्रीवियस लेक्चर में है, डेटा नॉर्मलिटी कैसे चेक होगा उसका आप लोग लेक्चर देख लेना। स्टेम एंड लीफ की हमें ज़रूरत नहीं है, आपने टिक करना है नॉर्मलिटी प्लॉट्स विद टेस्ट्स को। ठीक है। इसको करना है कंटिन्यू, और इसको करना है ओके। हमारे पास एक आउटपुट आया है। आपको मैंने बताया था कि टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के लिए आपने चेक करना है शपीरो विल के रिजल्ट्स को। ठीक है, ये दोनों आपके सामने आ जाएंगे टेबल में। आप लोगों ने प्रेफर किसको करना है, शपीरो विल को करना है। स्टूडेंट परफॉर्मेंस और क्रिएटिव राइटिंग टास्क का जो वेरिएबल है, इसको जब हमने देखा तो हमारे पास दोनों डेटा जो है वो नॉर्मल है, बिकॉज द सिग्निफिकेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05। ठीक है। इसका एच नॉट जो बनता है ना, एच नॉट इसका बनता है डेटा इज नॉर्मल। तो जब डेटा इज नॉर्मल और फिर हमने यहाँ पे पी वैल्यू को चेक किया, तो पी वैल्यू इज ग्रेटर देन द 0.05, इट मीन्स दैट वी विल एक्सेप्ट एच नॉट। अगर ये 0.05 से कम हुआ तो फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे, फिर हम कहेंगे कि डेटा नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों 0.05 से अबव है, इसलिए दोनों डेटा नॉर्मल है। और जब दोनों डेटा नॉर्मल हो तो अब जाके हम इसके ऊपर कोरिलेशन में स्पेयरमैन सॉरी पेयरसन वाला अप्लाई करेंगे, क्योंकि डेटा नॉर्मल है। तो कोरिलेशन फाइंड करने के लिए आपने जाना है एनालाइज पे, एनालाइज पे जाके आपने आना है कोरिलेट पे, देन क्लिक करना है बाई वेरिएट। इसको क्लिक करोगे तो हमारे पास एक वेरिएबल था स्टूडेंट परफॉर्मेंस, और दूसरा वेरिएबल था क्रिएटिव राइटिंग टास्क। इन दोनों को आपने क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट के अंदर टिक करना है पेयरसन को, बाय डिफॉल्ट यही होता है। तो अगर डेटा नॉर्मल ना होता तो फिर हम स्पेयरमैन को टिक करते और इसको अनटिक करते। तो यहाँ पे चूंकि डेटा नॉर्मल है, इसलिए हम पेयरसन को टिक करेंगे और इस वाले को अनटिक करेंगे। बाकी कोई चीज़ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ और सिर्फ इस वाले को टिक करो। ये टू टेल टेस्ट होगा, और ये भी बाय डिफॉल्ट जो है वो टिक होगा। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ये सिर्फ आपको आगे जाके फर्दर वो स्टेरिक बताता है कि ये सिग्निफिकेंट है 0.05 पे या 0.01 पे। वो बहरहाल आपको रिजल्ट से बता देता हूँ। अभी हम इसको
इस तरह टिक ही रहने देते हैं। इसको आप टिक करो या अनटिक करो, इसका रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसको ओके कर दो। जब हम ओके करेंगे और इसके बाद इस वाले रिजल्ट पे आएंगे, कोरिलेशन वाले रिजल्ट पे, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस का, ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है ना, जब स्टूडेंट परफॉर्मेंस का अपने आप के साथ कोरिलेशन होगा तो वो हमेशा 1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है सेम वेरिएबल होंगे, तो आपने इस वाले को कंसिडर नहीं करना। हमने इसको देखना है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखना है क्रिएटिव राइटिंग टास्क के साथ। और इसका एच नॉट हमने कैसे बनाना है? एच नॉट हमने इसका ऐसे बनाना है, यानी कि जो नल हाइपोथेसिस है, आपने लिखना है इसका देयर इज नो कोरिलेशन, या कोरिलेशन की बजाय रिलेशनशिप लिख दो। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क। और इसका H1 कैसे बनेगा, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका बन जाएगा, देयर इज अ रिलेशन, या इसके साथ ये वाला वर्ड भी लिख सकते हो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड creative writing task, and there is a significant relationship between स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क। ठीक है, ये इसका एच नॉट बन जाएगा, जो नल हाइपोथेसिस इसको कहते हैं, और ये इसका H1 बन जाएगा, जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। अब हम आते हैं टेबल पे। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अगर आप देखो और क्रिएटिव राइटिंग टास्क को देखो, तो आर की वैल्यू हमारे पास आई है 0.506। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आर की रेंज जो है वो -1 से लेके +1 तक है, तो अब यहाँ पे आर का आंसर आया है 0.506। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब कि जितना जितना आप क्रिएटिव राइटिंग टास्क बढ़ाते हो, उतना उतना जो है ना स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अब इसकी जो रिलेशन है स्ट्रेंथ, वो कितनी है? तो वो 50% है। अगर अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके पास बनता है 50%। ठीक है, 50% का मतलब ये है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं है। ये जो रिजल्ट आते हैं ना, ये डेटा की बेस पे आते हैं। अब डेटा सही कलेक्ट हुआ है, गलत कलेक्ट हुआ है, हमने उस चीज को नहीं देखना। अभी हमने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन को देखना है कि कोरिलेशन एसपीएसएस में फाइंड कैसे होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 0.50, यानी कि दे आर 50% कोरिलेशन है। और अगर आप देखो इसकी पी वैल्यू को, जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, वो है 0.000। जब ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम हो, तब एच नॉट रिजेक्ट होता है। और जब एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क। समझ आ गई? आपने दोनों चीजें देखनी है, एक तो आपने आर की वैल्यू को देखना है, और दूसरा आपने देखना है सिग्निफिकेंट वैल्यू को। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारा सिग्निफिकेंट है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड क्रिएटिव राइटिंग टास्क। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो जो फ्लैग कोरिलेशन कोएफिशिएंट था, उसका क्या मतलब ये है? तो इसका मतलब ये स्टेरिक होते हैं। जब ये दो स्टेरिक लगे हो, तो ये सिग्निफिकेंट होता है 1% पे, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू लेते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो वो होता है 0.01।
बहरहाल इसको आपने नहीं देखना। जो सोशल साइंस इसके जो नॉर्मली हम सर्वेज वगैरह करते हैं उसकी कंपैरिजन होती है 0.05 के साथ। मतलब ये है कि अगर ये 1% पे सिग्निफिकेंट है तो जाहिर बात है 5% पे तो लाजमी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो आपने इसको नहीं देखना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये आप देखते हो 1% पे तब जाके जब क्लिनिकल ट्रायल्स का डाटा हो या फार्मेसी से रिलेटेड कुछ मेडिसिन वगैरह का डाटा हो। ठीक है, मतलब जो बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं या कोई सेंसिटिव डाटा होता है तो उसके लिए 1% यूज होता है। बाकी नॉर्मली जितने सोशल साइंसेज के हम सर्वे बेस रिसर्चेज होते हैं उसमें 5% यूज होता है। जैसे हम आम रूटीन में कहते हैं, आप लोग सुनते हो कि पी वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं 0.05 के साथ, तो ये 0.05 वही चीज़ है जो आप लोग सुनते आ रहे हो। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिटेल कंसेप्ट क्या है तो वो भी लिंक अदर से मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन में। उसको डिटेल के साथ पढ़ लेना कि ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये 0.05, 0.01 या 0.10, इसमें तीन वैल्यूज यूज होती है, 1%, 5%, 10%। नॉर्मली जो है ना वो 5% यूज होता है। 1% इस तरह फार्मास्यूटिकल डेटा हो, क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो, रेयर केसेस में यूज हो जाता है। ठीक है, बहरहाल इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने पी वैल्यू को कंपेयर करना है 0.05 के साथ। अगर 0.05 से लेस हुआ एच नॉट रिजेक्ट होगा, और एच नॉट रिजेक्ट होने का मतलब ये है कि हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, अगर ये 0.05 से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब ये है कि फिर कोई रिलेशनशिप नहीं है, या तो बिल्कुल इतना कम है, 5% है, 8% है, 9% है, इस तरह से, तो फिर जाके पी वैल्यू जो है वो 0.05 से ग्रेटर होगी। ठीक, अब आते हैं हम एक और डेटा लेते हैं, और इस तरीके से आप ये जो कोरिलेशन है ना ये आप बाकी वेरिएबल के लिए भी फाइंड कर सकते हो, एक टेबल में सारे फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप जाते हो एनालाइज पे, फिर जाके आप जाते हो कोरिलेट पे, फिर बाई वेरिएट पे, और ये साथ में आप और भी वेरिएबल पुट कर देते हो, जैसे आईटीएम है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सारी चीजें आप एक साथ भी देख सकते हो। और इसको हम करते हैं ओके। आप देखो पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। स्टूडेंट परफॉर्मेंस को आप देख रहे हो क्रिएटिव राइटिंग टास्क के साथ, आईटीएम के साथ, प्रेजेंटेशन के साथ और ग्रुप डिस्कशन के साथ। अगर आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस के रिजल्ट देखो ना और इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देखो तो ये देखो ये वाली जो है ना ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस का इनोवेटिव टीचिंग मेथड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि 9% है, बहुत ज़्यादा कम है। ये इस डेटा की बेस पे, जब आपका ओरिजिनल डेटा होगा तो आपके रिजल्ट अपने डेटा के मुताबिक आएंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू को देखोगे तो ये 0.05 से ग्रेटर है। इट मीन्स के देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव टीचिंग मेथड। बाकी आप प्रेजेंटेशन को देखो ये सिग्निफिकेंट है, ग्रुप डिस्कशन को देखो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये 0.05 से कम है पी वैल्यू। ठीक है, तो एच नॉट इसमें रिजेक्ट हो जाता है, H1 एक्सेप्ट होगा। सही है, ये पूरा कंप्लीट टेबल आपको मिल जाता है। अब इसमें आपके पास ना ये सारे आ जाते हैं इस तरह से, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्रिएटिव राइटिंग टास्क, आईटीएम, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन। आपने कौन सा वाला लेना है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ही देखना है सबके साथ, तो बस आप ऊपर वाले को कंसिडर करो। ठीक है, बाकी अगर इसको इसकी ज़रूरत नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ये यहाँ से आप चेक कर सकते हो, देखो फिर आपको वो इंडिविजुअली और पॉसिबिलिटीज जो इसके अंदर है, क्रिएटिव राइटिंग टास्क को देखते हैं आईटीएम के साथ। यहाँ पे तो आपने सिर्फ स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखा ना आईटीएम के साथ। आप क्रिएटिव राइटिंग टास्क को अगर आईटीएम के साथ देखना चाहते हो तो फिर आपने ये इंडिविजुअली भी देखना होगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट परफॉर्मेंस को देखना है इसके साथ तो फिर ये जो फर्स्ट रो है ये एनफ है। क्लियर। अब आते हैं वो जो दूसरा डेटा था उसको चेक करते हैं। एक और डेटा हमारे पास इस फॉर्म में पड़ा है जिसमें
कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, पेशेंट सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स अपॉन द सर्विस क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल एंड वेटिंग टाइम। इसमें हमने एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया था, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए थे, वेटिंग टाइम और सर्विस क्वालिटी। तो इसको पहले हम इसकी नॉर्मेलिटी चेक करते हैं और फिर हम इसके ऊपर कोरिलेशन अप्लाई करते हैं। तो आपने जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, उसके बाद जाना है एक्सप्लोर पे, नॉर्मेलिटी को चेक करने के लिए, क्योंकि ये दूसरा डाटा है। वेरिएबल हमारे पास ये तीन है, इसको हमने सेलेक्ट किया, डिपेंडेंट लिस्ट में डाला, प्लॉट्स पे गए, नॉर्मेलिटी को टिक किया, स्टेम एंड लीव को अनटिक कर दिया, और इसको कर दिया कंटिन्यू और ओके कर दिया। रिजल्ट में हम गए और आपको मैंने बताया था कि आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी को देखना है, और इसके अंदर आपने प्रेफर करना है शफीरो विल के रिजल्ट्स को। अगर आप देखो ना, हमारा H0 इसमें बनता है डेटा इज नॉर्मल, और H1 बनता है डेटा इज नॉट नॉर्मल। तो आप देखो यहाँ पे 0.00, 0.00, 0.00, ये तीनों वेरिएबल जो है ना नॉन नॉर्मल है, क्योंकि H0 रिजेक्ट हुआ है। यानी कि आप अगर ऐसे लिखो इसके लिए, डेटा नॉर्मलिटी चेक करने के लिए, तो हम कैसे लिखते हैं, डेटा इज नॉर्मल। अल्टरनेटिव कैसे होगा, अल्टरनेटिव होगा डेटा इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। अब अगर ये रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि पी वैल्यू जो है वो 0.05 से कम है, तो H0 रिजेक्ट होगा। इस वाले में भी कम है, इस वाले में भी कम है, इस वाले में भी कम है, तीनों वेरिएबल्स जो है वो 0.05 से पी वैल्यू कम आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो H0 है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है। तो जब ये रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, और ये एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि डेटा इज नॉट नॉर्मल। तो जब डेटा नॉर्मल ना हो तो फिर स्पेयरमैन की पेयरसन्स की बजाय स्पेयरमैन को रिलेशन अप्लाई होता है नॉन नॉर्मल डेटा के ऊपर। क्लियर है। तो जब आप ये अप्लाई करोगे तो उसी तरीके से आपने जाना है एनालाइज पे, देन कम्स टू द कोरिलेट एंड क्लिक ऑन बाईवेरिएट। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने पेशेंट सेटिस्फेक्शन को देखना है सर्विस क्वालिटी के साथ और वेटिंग टाइम के साथ। अब आप इसको करोगे अनटिक और इसको टिक कर दोगे स्पेयरमैन को। ठीक है, क्योंकि डाटा नॉन नॉर्मल था इसलिए हमने पेयरसन्स की बजाय स्पेयरमैन अप्लाई किया, और इसको कर देना है ओके। टेबल को आप देखोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो ना, डेटा नॉर्मेलिटी वाला लेक्चर नंबर 13, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर डेटा नॉर्मल हो तो उसके ऊपर पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं, और अगर डेटा नॉन नॉर्मल हो तो उसके ऊपर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई होते हैं। ये जो स्पेयरमैन रो है, ये एक नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन टेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं है। ठीक है। तो आपने देखा कि जो पेशेंट सेटिस्फेक्शन है, इसकी कोरिलेशन अगर खुद के साथ देखो तो वो 1 होगी, ये हम कंसिडर नहीं करते। सर्विस क्वालिटी के साथ देखोगे तो ये आ रहा है 0.678। इट मीन्स अगर आप इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू देखो तो वो 0.000 है। इट मीन्स देयर इज a significant relationship between patient satisfaction and service quality, और आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था -1 से लेके +1। इस वाले को आप देखो तो ये इस डेटा की बेस पे आंसर हमारे पास आया है नेगेटिव में, यानी कि
पेशेंट सेटिस्फेक्शन और वेटिंग टाइम का आपस में नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है। तो जैसे मतलब जितना जितना आप वेटिंग टाइम बढ़ाओगे ना, तो पेशेंट सेटिस्फेक्शन का लेवल कम होता जाएगा। जाहिर बात है, आप हॉस्पिटल के अंदर जितना ज्यादा वेट करोगे, उतना आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल का जो जो लेवल है वो कम होगा। यानी कि एक वेरिएबल के इंक्रीज करने से जब दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा, तो वहां पे आंसर आपके पास माइनस की फॉर्म में आएगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन की मिसाल है। ठीक है। और अगर आप इसको देखो तो ये है बहुत ज्यादा कम। मतलब एक तो हमने नेगेटिविटी को डिस्कस किया कि इसका मतलब क्या होता है। दूसरा हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आर जीरो हो, तो आर जीरो का मतलब होता है नो कोरिलेशन। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा क्लोज टू जीरो है। तो इसको हम वैसे कंसिडर कर भी सकते हैं कि देयर इज नो कोरिलेशन, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट वैल्यू को भी देखो। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है ना, वो 0.360 है, विच इज ग्रेटर देन 0.05। तो इट मीन्स दैट इस केस में एच नॉट एक्सेप्ट होगा। और एच नॉट एक्सेप्ट होने का मतलब ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड वेटिंग टाइम। ठीक है। तो आपने इसके अंदर दोनों चीजें देखनी है। एक तो आर की वैल्यू देखना है आपने कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरा आपने इसकी पी वैल्यू को देखना है, जो सिग वैल्यू है, कि आया ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। ठीक हो गया। तो ये दो मेथड हमने आज डिस्कस करने थे, जिसमें हमने पियर्सन को डिस्कस किया और स्पीयरमैन को डिस्कस किया। कंक्लूड करते हैं ऐसे कि पियर्सन आपने अप्लाई करना है नॉर्मल डेटा के ऊपर, और स्पीयरमैन आपने अप्लाई करना है नॉन नॉर्मल डेटा या ऑर्डिनल डेटा के ऊपर। ठीक हो गया। चलो जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।